Assalamu alaikum, dear students. Today we'll start the next 5 topics for discussion. ये आवाज आ रही है आप लोगों को? सर अब आई है आपकी आवाज़, आपकी पहले नहीं आ रही, अब आई। जी, आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द पावर इंडस्ट्रीज और एनर्जी इंडस्ट्रीज. So as we know, the industry which is responsible for generating the energy, or in other words we can say the electricity, is based upon the combustion or the burning of the fossil fuels. And the nature of the pollution caused by the energy industries is based upon the nature of the fuel they use. तो आपको पता है कि ज़्यादातर जो एनर्जी इंडस्ट्रीज़ हैं वो फॉसिल फ्यूल बर्निंग पे काम करती हैं, और इसमें जो पोल्यूशन वो कॉज करती हैं वो डिपेंड करती है कि वो किस तरह का जो फ्यूल है वो यूज़ कर रही हैं. अब जो फ्यूल है उसमें आपको पता है कि मेन जो है वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, और फिर इसमें सल्फ़र और नाइट्रोजन जो है वो एज ए इम्प्योरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं. तो जो चीप क्वालिटी फ्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो सल्फ़र और नाइट्रोजन कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं, और इसीलिए वो ऑन बर्निंग जो है वो नॉक्स और सॉक्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से जो है वो फिर एसिड रेन जो है या जो स्मोक है वो प्रोड्यूस होती है.
इसी तरह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी आपको पता है कि हमारे क्लाइमेट के लिए जो है वो हज़ार्डस हैं, क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती हैं, ग्रीन हाउस गैस है, और उससे फिर जो है वो हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये बेसिक इसका है ओवरव्यू। तो इसमें डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और साथ नॉक्स और सॉक्स प्रोड्यूस होती हैं, जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं और एसिड रेन कॉज करती हैं, और एसिड रेन से फिर एसिड ओशन एसिडिफिकेशन भी होगी, और पर्टिकुलेट मैटर से जो है वो ग्लोबल डीमिंग होगी। तो सारे फिनोमेना जो हैं वो फिर कंबाइन हो जाते हैं। तो इसका जो हल है, सोल्यूशन यही है कि हम क्या करें कि एक तो एनर्जी जो है कंजर्व करें, कि हम ऐसी अप्लाइंसेस यूज़ करें जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कंज्यूम करती हैं। और सेकंड ये है कि हम उसको ओवर यूज़ ना करें एनर्जी का। जैसे आपको पता है कि अक्सर जो हमारे फंक्शंस वगैरह होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो लाइटिंग की जाती है, जो कि ओवर यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी का। इसी तरह जो अनवांटेड यूज़ है, डोमेस्टिक यूज़ है, कि जहाँ पर लाइट की ज़रूरत नहीं भी होती, हम वहाँ पे भी जो है वो लाइट ऑन करते हैं। तो इस तरह जो ओवर यूज़ है एनर्जी का, उसको उसे अवॉइड करना चाहिए और एनर्जी जो है वो कंजर्व करनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितनी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके अगेंस्ट रिलीज होगी। इसी तरह फिर जो रीन्यूएबल एनर्जी है, हम उनके ऊपर मूव कर सकते हैं। जैसे आपको पता है जो हाइडल है वो रीन्यूएबल है, सोलर है, टाइडल है, जियोथर्मल है, विंड है। तो ये सब जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, और इन एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करते हुए हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब जो रिसेंट इन्वायरमेंटल रैंकिंग है डिफरेंट कंट्रीज़ की, वो डिपेंड करती है कार्बन एमिशन पे। कार्बन एमिशन मीन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो कार्बन एमिशन पे जो है वो बेस करती है। तो ऐसे कंट्रीज जो जहाँ पर जो नेगेटिव रैंकिंग है जिनकी, तो उसमें मतलब ये है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो जो है लिस्ट में या रैंकिंग में बहुत नीचे चले गए हैं। तो ऐसे कंट्रीज जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर कंजम्पशन। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें एक इक्वेशन है कि आप कोई भी कंट्री जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जो है वो इमिट कर रहा है और कितनी जो है वो कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूम कैसे होगी? कंज्यूम होगी बाय द फॉरेस्ट। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी कंट्री प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहा है बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज और बाय ग्रोइंग द फॉरेस्ट, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोड्यूस कम कर रहा है और यूटिलाइज ज़्यादा कर रहा है। तो ऐसे जो कंट्रीज़ हैं उनको पॉजिटिव रैंकिंग देते हैं, या उनको हम कहते हैं कि ये ग्रीन जोन में। तो या इनका जो है वो नेगेटिव कार्बन इमिशन है, मतलब ये कि ये कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो रैंकिंग वाइज पॉजिटिव होंगे। तो भूटान जो है वो फर्स्ट कंट्री है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस करता है और यूज़ ज़्यादा करता है। बल्कि सर कौन सा मुल्क, एक्सक्यूज मी सर, कौन सा कंट्री? भूटान। भूटान। तो भूटान जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस करता है और वो यूटिलाइज ज़्यादा करता है। बल्कि जो उसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो उसको भी यूटिलाइज करता है थ्रू आवर फॉरेस्ट एंड ग्रीन एरियाज। इसी तरह इसमें
न्यूजीलैंड वगैरह और इस तरह दूसरे कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर जो कार्बन एमिशन है वो यूटिलाइजेशन से कम है। तो इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं वो दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी बेनिफिशियल हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि भूटान जो है वो सेंटर में है, एक साइड पे चाइना है और एक साइड पे इंडिया है। तो बेसिकली दोनों इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, तो उनका कार्बन एमिशन जो है उसको भी वो यूटिलाइज़ कर रहा है। तो एक तरह से जो भूटान है इसको हम कह सकते हैं कि ये बेनिफिशियल है बोथ फॉर नेबरिंग कंट्रीज़। इसी तरह आपको पता है कि जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड वो है अमेज़न, जो कि ब्राज़ील में पाया जाता है। तो ब्राज़ील में जो फॉरेस्ट है अमेज़न, उसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यानी कि वो इतना बड़ा जंगल है कि वो ऑलमोस्ट एक मेजर शेयर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि उसके नेबरिंग कंट्री है, अमेरिका है और कनाडा है, तो उनकी कार्बन को जो है वो एब्जॉर्ब करता है थ्रू द फॉरेस्ट। तो इसलिए उनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है जो फॉरेस्ट हैं। इसी तरह एनर्जी कंजर्वेशन में जो है हमने ऑलरेडी इसको किया है, रीन्यूएबल एनर्जी भी कर लिया है। देन है एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी। अब एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी में ये है कि हम ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ करें जो कि कम एनर्जी लेती हों। जैसे आपको पहले पता है कि पहले वो इनकैंडिसेंट बल्ब हुआ करते थे, येलो बल्ब, वो 100 वॉट का होता था। और अब जो एनर्जी सेवर्स हैं आपको पता है कि वो 10 to 12 वॉट के हैं। तो अगर हम उस एक बल्ब को रिप्लेस करें एनर्जी सेवर्स के साथ, तो उसकी जगह पे हम 10 एनर्जी सेवर जो है वो लगा सकते हैं। तो उस 100 वॉट इनकैंडिसेंट बल्ब को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद 10 to 12 वॉट एनर्जी सेवर, जो कि तकरीबन उतनी ही एनर्जी या लाइट हमें प्रोवाइड करता है जितनी के बाकी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह जो इन्वर्टर, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, वो भी कम एनर्जी यूज़ करते हैं एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल। इसी तरह जो व्हीकल्स हैं आपको पता है वो भी फॉसल फ्यूल्स की बजाय अब इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रही हैं, और वो ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है एज कंपेयर टू दोज व्हीकल्स विच बर्न द फॉसल फ्यूल। तो बेसिकली ये है कि हम एनर्जी को वो स्मार्ट वे में यूज़ करें और कम से कम पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हुए हम अपने सिस्टम को जो है वो चला सकें। इसी तरह आजकल आपको पता है कि जो ईंटों के भट्टे हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं, तो उनको भी जो है वो जिग जैग टेक्नोलॉजी पे जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो स्मार्टली हम एनर्जी जो है उसको मैक्सिममली यूटिलाइज करते हैं और उसमें हीट डेसिपेशन और जो पोल्यूशन कॉजिंग इम्पैक्ट है उसका वो मिनिमाइज हो जाता है। उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो लोन्स वगैरह भी दे रही है। देन रीन्यूएबल एनर्जी कमर्शलाइजेशन। तो जैसे आपको पता है कि ऐसे मेथड जो कि रीन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी कमर्शलाइजेशन, उसके लिए सॉफ्ट लोन देना, उसके लिए लोगों को मोटिवेट करना, ये भी ज़रूरी है। जैसे आपको पता है आजकल सोलर जो है वो लोग प्राइवेट तौर पे अपने घरों में, ऑफिसेज में जो है वो लगा रहे हैं, ठीक है। और जो स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी सोलर पे शिफ्ट किया जा रहा है। जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो है वो बैंक सब्सिडाइज लोन दे रहे हैं ताकि वो रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाएं। इसी तरह जो बायोमास है उससे जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस की जाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए, जियोथर्मल है। इसकी तरह
जो विंड है उसके ज़रिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाए, और इन चीज़ों को जो है वो कमर्शलाइज किया जाए और इनको प्रमोट किया जाए, ताकि फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो कम से कम हो सके। अब इसमें नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ कोल इंडस्ट्री। कोल इंडस्ट्री का भी वही इम्पैक्ट होगा जो हमने ऊपर किया। ठीक है, इसमें आपको पता है कि कोल के अंदर जो है वो ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम गैस या ऑयल की बात करें। तो इसमें ऐश वगैरह जो है वो भी शामिल है, फ्लू गैसेस हैं, और इनके अंदर जो दूसरे कंटेमिनेंट्स होते हैं, मरकरी, यूरेनियम, थोरियम वगैरह, आर्सेनिक, हैवी मेटल्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद होती हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग जो है वो एक फैक्टर है। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे हम ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन के लिए ड्रिलिंग करते हैं, या अंडर वाटर टनल्स हैं, या ब्रिजेस वगैरह बनाने के लिए हम पिलर्स के लिए ड्रिलिंग करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये जो हमारे अर्थ क्रस्ट है उसको डिस्टर्ब करती हैं, उसमें जो डिफरेंट लेयर्स हैं, रॉक्स हैं, उनको ब्रेक डाउन करती हैं, और उसकी वजह से जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो अराइज होते हैं। तो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग से जो है वो बेसिकली क्रैक्स पैदा हो जाते हैं जो अर्थ की लेयर्स हैं, और उसके अंदर से फिर क्या होता है कि जो लीचिंग प्रोसेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो सॉलिड वेस्ट है वो भी लीच डाउन करती है। अगर कहीं पर कोई ऑयल या केमिकल रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं तो वो भी उन क्रैक्स के ज़रिए लीच डाउन करती हैं, और हमारे ग्राउंड जो वाटर को जो है उसको डिस्टर्ब करती हैं, उसको पोllute करती हैं। और इसके साथ साथ जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो भी वीक हो जाता है, और उससे अक्सर आपको पता है कि जैसे रोड्स वगैरह जो हैं वो बैठ जाती हैं। ठीक है, या कोई जो स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि जो अर्थ है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो आज हम इतना ही करेंगे। तो बाकी टॉपिक अगर आप पिछले कवर कर लेते हैं तो आप आगे जो है वो पढ़ते जाएं, ताकि आप अपना मिड का सिलेबस जो है वो जल्दी से जल्दी कवर कर लें। तो सिलेबस मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अगर हमारे पास टाइम कम भी हुआ तो हम इसको फिर डिस्कशन में ले जाएंगे और जल्दी इनको कवर कर लेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें। सर इसमें एनर्जी इंडस्ट्री का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में ना सर एक चीज़ लिखी हुई है, पीक ऑयल थ्योरी। सर ये पीक ऑयल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर। एनर्जी कंजर्वेशन में लिखा हुआ है। जी सर, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी इंडस्ट्री, एनर्जी इंडस्ट्री में सर लिखा हुआ है, इफ द पीक ऑयल थ्योरी प्रूव्स ट्रू एंड मोर एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरिएबल वायबल अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज आर मेड, आवर इम्पैक्ट कुड बी लेस हॉस्टाइल टू आवर एनवायरनमेंट।
जी। जी, पीक ऑयल थ्योरी जो है वो ये है कि जो हम ऑयल बेस्ड एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी पीक पर जा चुकी हुई हैं, वो मैक्सिमम जो है वो हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि अब जो रिजर्व्स हैं वो भी कम होते जा रहे हैं वर्ल्ड में, और जो इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज पे, ठीक है, उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि एक तो जो ऑयल रिजर्व्स का थ्रेट जो हमें है कि वो ख़त्म होता जा रहा है, उसको भी हम जी जी काउंटर कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारी इन्वायरमेंट को ये एक होस्टाइल इम्पैक्ट है, उसको भी हम कर सकते यूज उसको भी हम कम कर सकते हैं विद द एक्सप्लोरेशन ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। जी सर। ठीक है, इंशाल्लाह आज का लेक्चर फिर हम ओवर करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।